पिछले 12 सालों और 4000 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका था जब टीम इंडिया अपने घर में कोई सीरीज हारी थी। लगातार 18 सीरीज जीतने के बाद 19वें सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को पुणे के मैदान पर हरा करके सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिया। और अब सबसे बड़ा खतरा है कि मुंबई के वानखेड़े में भारतीय टीम का क्या होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार भारत ये सीरीज क्यों हारा है, कौन है भारतीय टीम के इस सीरीज हार का सबसे बड़ा गुनहगार। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं टीम इंडिया के हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन, उसके बारे में। साथ ही साथ अब वानखेड़े में क्या होगा, क्या वानखेड़े में मैच बचेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम इंडिया का हो जाएगा सुपड़ा साफ। क्या होगी स्थिति, कैसे टीम इंडिया अब वापसी कर सकती है और अपनी इज्जत बचा सकती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब को दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही हो गया है सीरीज हारने के बाद कि आखिरकार वानखेड़े में अब हमें यानी टीम इंडिया को कौन बचाएगा, कहीं सुपड़ा साफ तो नहीं हो जाएगा। दरअसल जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से हार करके भारत आई थी, टीम इंडिया हॉट फेवरेट नजर आ रही थी। भारत में किससे भी अगर आप पूछते तो यही कहा जाता कि न्यूजीलैंड को भारतीय टीम 3-0 से हरा देगी। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने अपने खेल का परिचय दिया है, इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम ने हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, या स्पिन डिपार्टमेंट हो, या पेस डिपार्टमेंट हो, भारत को उन्होंने आउट क्लास किया है। इस बात में पूरी की पूरी सच्चाई है। लेकिन टीम इंडिया क्या इतने आसान तरीके से हार जाएगी? क्योंकि सच्चाई यह भी है कि पिछले 24 सालों के अगर इतिहास को उठाकर देखेंगे, सन 2000 में जब हेंसी क्रोनिये की कप्तानी वाली टीम आई थी साउथ अफ्रीका की, वहां से लेकर के इस सीरीज तक आप पाएंगे कि भारत की ये 24 साल में चौथी सीरीज हार है। नहीं तो लगातार भारत जो है सीरीज जीतता आ रहा था। और इन 4 सीरीज हार में से सबसे कमजोर टीम की अगर हम बात करें तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। ना साउथ अफ्रीका की टीम कमजोर थी, ना ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर थी, और ना ही कमजोर थी इसके पहले इंग्लैंड जो टीम आई थी 2012 में। लेकिन आखिरकार इस कमजोर टीम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इस न्यूजीलैंड की टीम ने अपने प्राइम बल्लेबाज केन विलियमसन के बिना भी भारत को हरा दिया। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अंतर रहा कप्तानी का। टॉम लैथम की जो कप्तानी रही वो रोहित शर्मा की कप्तानी से कई गुना आगे रही, जबकि रोहित शर्मा की कप्तानी औसत दर्जे की रही। तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस टीम की हार का गुनहगार कौन रहा। अगर हम किसी एक गुनहगार की बात करें तो सबसे पहला जो सवाल जाता है वो जाता है कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर में, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा की जवाबदेही सिर्फ कप्तानी तक नहीं थी, वो एक बल्लेबाज भी थे और उससे ज्यादा सलामी बल्लेबाज, यानी जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी यह होता है कि वो ओपनिंग करने आएगा तो टीम को सॉलिड स्टार्ट देगा, ताकि टीम जो ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई है, आने वाले बल्लेबाज जो बैठे हुए हैं, उनको इस बात का इल्म हो सके कि जा करके वहां पर कैसी बैटिंग करनी है। लेकिन जब अगर आपका कप्तान फील्ड में फील्डिंग के दौरान खराब हो जाए, उसके फैसले गलत पड़ने लगे, उसकी चाल उल्टी पड़ने लगे, तो फिर टीम का बंटाधार होना तय है। हमने फील्डिंग के दौरान बेंगलुरु टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी देखा कैसे उन्होंने टीम को लूज छोड़ दिया और मैच हमसे दूर लेकर चली गई न्यूजीलैंड की टीम। 233 पर 7 से 400 को पार कर गई। वैसे ही हमने देखा किस तरीके से भारतीय टीम की जो फील्डिंग की सजावट रही दूसरे दिन टेस्ट मैच कितनी खराब रही वहां पे जब बैटिंग कर रही थी, पहले दिन दरअसल जब बैटिंग कर रही थी न्यूजीलैंड की टीम। उसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो साफ तौर पर यह लगने लगा था कि टीम इंडिया बिल्कुल डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरने जा रही है। और उसका असर यह हुआ कि कप्तान रोहित शर्मा खुद इतने डिफेंसिव हो गए पहली पारी में भी और दूसरी पारी में भी, जिसके बाद बाकी बल्लेबाजों को लगने लगा कि इस विकेट पर बल्लेबाजी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। अंततः दूसरी पारी भी अगर देखें, जिस तरीके से कदमों का इस्तेमाल करके डिफेंस करते हुए शॉर्ट लेग पर आउट हो जा रहे हैं, वो भी एक बतौर ओपनर बल्लेबाज उस विकेट पर जहां पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रैंक टर्नर विकेट नजर आ रही हो, सिर्फ सही दिशा और लंबाई पर मिचेल सैंटनर गेंदबाजी करते रहे और भारतीय बल्लेबाज उनको डिफेंस करने के चक्कर में अपना विकेट देते रहे। अब सवाल यह है कि आखिरकार यह रणनीति अपनाई कैसे गई। रोहित शर्मा जो कि कहते हैं कि भाई सेल्फलेस कैप्टन है, सेल्फलेस प्लेयर हैं, अटैक करके खेलते हैं, उनके मन में यह दुविधा क्यों आ गई? तो सीधा सा जवाब इसका यह है कि रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो या भारतीय टीम के अधिकतर बल्लेबाज जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है, वो स्पिन के सामने नाचते नजर आए और स्पिनर्स को ना खेल पाना सबसे बड़ी कमजोरी रही। और उसके बाद टीम इंडिया की जो रणनीति बनी वो सबसे घटिया रही कि हम
खेल खेल करके उनका स्पेल निकाल देंगे। लेकिन मिचेल सैंटनर के दूसरी पारी में लिए गए वो विकेट्स और साथ ही साथ लगातार एक तरफ से 29 ओवर का स्पेल डालना बता रहा था कि न्यूजीलैंड आसानी से भारत को नहीं छोड़ने वाली थी। और स्पेल निकालने वाली बात भारतीय टीम अगर सोचेगी तो वानखेड़े में भी सीरीज में क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई है इस टीम के लिए तो वो है कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने टीम को इस तरीके के लिए मोटिवेट ही नहीं किया कि आपको जाकर खेलना है। जायसवाल को छोड़ दिया जाए इस टेस्ट मैच के अंदर में, सेकंड टेस्ट में, तो कोई और बल्लेबाज आकर अटैक करता नजर ही नहीं आया। जब जायसवाल और गिल के बीच में एक पार्टनरशिप बन रही थी, इन दोनों बल्लेबाजों ने जब अटैक किया सेंटर को, तो लगने लगा था कि अगर ये थोड़ी देर और बैटिंग करेंगे तो सेंटर को गेंदबाजी के आक्रमण से हटाना पड़ेगा टॉम लैथम को, क्योंकि उनके खिलाफ रन बनाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही जायसवाल और गिल जाते हैं उसके बाद भारतीय टीम फिर से अपने डिफेंसिव अप्रोच पर आ जाती है और अंततः मैच को 113 रनों से गंवाकर सीरीज हार जाती है। अब सवाल यह है कि वानखेड़े का जो मैदान है वहां पर थोड़ा बाउंस भी मिलेगा। अगर आप पेस अटैक वाली विकेट बना करके दोगे तो न्यूजीलैंड के पास पेसर्स की कमी नहीं है। मैट हेनरी अंदर आ जाएंगे और अब ड्रॉप किया जाएगा एजाज पटेल को, क्योंकि मिचेल सैंटनर ने जो खौफ डाला है भारतीय टीम के अंदर में, उससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि वो सैंटनर का दबाव टीम इंडिया पर बनाए रखना चाहेंगे। दूसरी बात, अगर आप स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे तो भी सैंटनर आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाले हैं। ऐसे में टीम इंडिया के लिए कोशिश यह होनी चाहिए कि टीम इंडिया यहां से वानखेड़े में मिचेल सैंटनर को कैसे खेला जाए इसका तोड़ निकालने में अगर व्यस्त हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 2 दिन इस टेस्ट मैच में बचे हुए हैं, 3 दिन का गैप है और अब इन 5 दिनों में टीम इंडिया को जितना हो सके स्पिन खेलने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि मिचेल सैंटनर का तोड़ निकाला जाए। मिचेल सैंटनर हो सकता है कि सरप्राइज हो गए हो भारतीय टीम के लिए, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में भी अगर वो सरप्राइजिंग एलिमेंट साबित हो गए तो टीम इंडिया क्लीन स्वीप करवाती नजर आएगी उस टीम से जो पिछले 24 साल के इतिहास में भारत को जिन जिन टीमों ने सीरीज हराया था उनमें सबसे कमजोर टीम मानी जा रही थी। जो टीम पिछले कई सालों से अवे टेस्ट मैच जीतने के लिए तरस रही है, जो टीम श्रीलंका से 0-2 से हार करके आई है, वो टीम अगर आपका क्लीन स्वीप करती है तो भारतीय टेस्ट टीम के साख पर ना सिर्फ बट्टा लगेगा बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का सपना ही भारतीय टीम का अधूरा रह सकता है, क्योंकि अगला दौरा भारत का सबसे इंपॉर्टेंट दौरा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीजीटी सीरीज, जहां पर ऑस्ट्रेलिया वाले पहले से धमकी दे रहे हैं कि हम यहां पर ग्रीन टॉप विकेट बनाने वाले हैं। तो भारत अगर ऐसे ही खेलेगा और हार करके जब जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो भारत का मनोबल बिल्कुल नीचे गिरा रहेगा। इसलिए टीम इंडिया को ना सिर्फ यहां पर मनोबल ऊपर करना है, ना सिर्फ इस मुकाबले को जीत करके अपने आप को सुपड़ा साफ होने से बचाना है, बल्कि कुछ पॉजिटिव चीजें यहां से लेकर के ऑस्ट्रेलिया जाना है, ताकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के फिर अगर आप वहां पर मैच जीतते हो या जीतने की कोशिश करते हो तो उसमें कामयाबी मिल सके। आप लोगों को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया वानखेड़े के मैदान पर कमबैक कर पाएगी? और आपकी नजर में कौन सा विकेट बनाना चाहिए जिससे भारत अच्छा खेल पाए? क्योंकि भारत ने बेंगलुरु में थोड़ा सा पेस अटैक का विकेट था, वहां भारत हार गया। स्पिन ट्रैक दिया पुणे में तो भी हम हार गए। तो अब तो वानखेड़े के मैदान पर ऐसा कौन सा विकेट दिया जाएगा जहां पर भारतीय टीम जो है वो ये मैच जीत सके? क्योंकि जीतने का एक ही फॉर्मूला है कि आपको कमबैक करने आना चाहिए और आपके बल्लेबाजों को पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना आना चाहिए, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने जिक्र किया कि हमारा इंटेंट सही नहीं था। तो क्या वो इंटेंट वानखेड़े में दिखाई देगा? आप भी ये बताइएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।